students, welcome back. So we in the previous class were studying about nucleoside and nucleotide, fine, wherein we studied about the structure of the DNA, the double helical structure which was being stated by Watson and Crick. Fine, we did studied about the phosphodiester bonding and everything, and today we shall be talking some points related to RNA. So before talking about RNA, we shall just have a quick look at some thing left for the DNA. The length of one complete spiral of the DNA is 34 angstrom. So basically when we talk of one complete spiral of the DNA, so basically when we talk about the DNA, it is one complete spiral. It is of about 34 angstrom. Fine, this is nothing but the angstrom, 34 angstrom. Well, the two chains, when we talk about the two chains, those are 20 angstrom apart. So जब हम इसकी बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है तो दैट इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम अपार्ट. अ स्पाइरल वुड हैव 10 बेस पेयर्स. एक जो स्पाइरल होता है उसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं. कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं, समझ लो. जैसे कि एक स्पाइरल की हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर एक, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके 10 बेस पेयर्स एक स्पाइरल में होते हैं. फाइन, समझ लो. जैसे कि एक स्पाइरल हो गया तो उसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं. सो बेसिकली पूरे एक स्पाइरल की जब लेंथ देते हैं तो 34 एंगस्ट्रॉम जितनी होती हैं. तो फिर भाई इन दोनों के बीच में कितनी जगह होगी? हर एक जो बेस पेयर है उनके बीच में तो अबाउट 3.4 एंगस्ट्रॉम. कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम. जैसे कि एक पूरा स्पाइरल होता है 34 एंगस्ट्रॉम. फाइन, एक स्पाइरल के अंदर होते हैं yes 10 बेस पेयर्स. तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कितनी जगह होगी? दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम. एंड the distance between the two spirals is about 20 angstrom. That is what you need to remember. When we talk about the next one, that is RNA. जब हम RNA की बात करते हैं तो basically जब RNA की बात करते हैं तो RNA has ribose sugar, nitrogenous base and phosphate group in one nucleotide. उनके न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? तो भाई उनके न्यूक्लियोटाइड में होता है एक राइबोस शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप. तो राइबोस शुगर DNA में होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस में होता है एडिनाइन ग्यूनाइन थाइमाइन साइटोसाइन, इधर होता है एडिनाइन ग्यूनाइन यूरैसिल एंड साइटोसाइन. और दूसरा जैसे कि उसके साथ सेम है तो वो होता है फॉस्फेट ग्रुप. अब जब RNA की बात करते हैं तो जैसे DNA डबल स्ट्रैंडेड है, RNA होता है सिंगल स्ट्रैंडेड. फाइन, अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो उनमें ऐसे एडिनाइन है, ग्यूनाइन है, यूरैसिल, साइटोसाइन, वैसे करके पूरे के पूरे वो अटैच होते हैं. फाइन, base pairs. Fine. Now when we talk about the types of RNA, that RNA are of three different type: mRNA, tRNA and rRNA. That is messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. जब हम मैसेंजर RNA की बात करते हैं तो मैसेंजर RNA ऐसा RNA होता है जो मैसेज लेके जाता है. ट्रांसफ़र RNA वो होता है जो इसको हम डिटेल में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे. ट्रांसफ़र RNA वो होता है जो मैसेज लेके आता है उसको ट्रांसफ़र करता है, क्या बनाना है उसमें से. और rRNA होता है राइबोसोमल RNA. राइबोसोमल RNA का मतलब क्या होता है? मतलब में जो राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है, दैट इज राइबोसोमल RNA. 80% जो RNA होता है वो राइबोसोमल RNA होता है. फाइन, rRNA जो होता है प्रोटीन के साथ मिलके बनाता है राइबोसोम्स, जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है. दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द न्यूक्लिक एसिड दैट वी हैव स्टडीड. सो बेसिकली फॉर नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स. दैट इज वी हैव स्टडीड अबाउट प्रोटीन्स, we have studied about polysaccharides, we have studied about nucleic acids. Fine, we did study about structure of proteins, the various linkages which is present in different bond. जैसे कि प्रोटीन में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट में होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग. फाइन, सो बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है. फाइन, नाउ we shall be having a quick look at a small topic from your book that states about the primary and the secondary metabolites. जब हम बात करते हैं primary and secondary metabolites की, बहुत small topic है. तो the most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organism, determining their structure and if possible synthesizing them. If one were to make a list of biomolecules, जैसे कि biomolecules की हम list बनाते हैं तो
सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें से हमने तो सिर्फ थोड़े बहुत ही पढ़े हैं, जैसे अमीनो एसिड है, शुगर है, फाइन फैटी एसिड है, वगैरह वगैरह. फॉर रीजंस दैट आर गिवन इन द सेक्शन 9.10 वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स. ये जो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं उन सारे बायोमोलिक्यूल्स को हम बुलाएंगे मेटाबोलाइट्स. क्या बुलाएंगे? मेटाबोलाइट्स. फाइन. सो बेसिकली ऑल द बायोमोलिक्यूल्स दैट वी हैव स्टडीड एज दे फंक्शन इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अवर body, those are termed to be as metabolites. In animal tissue, one notices the presence of all such categories of compounds which are shown in figure 9.1. Fine. different compounds हैं जो आपके figure 9.1 में आगे दिए गए हैं. Fine. नाउ जितने भी हैं वो सारे को हम बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. दो तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. फाइन. व्हेन वन एनालाइजेस प्लांट, फंगाई एंड माइक्रोबियल सेल्स वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन दिस कॉल्ड द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा बहुत सारे मेटाबोलाइट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने सभी में अमीनो एसिड देखे हैं, शुगर देखे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं. तो उन सारों को हम बोलेंगे क्या? उन सारों को बोलेंगे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट. बट साथ ही साथ हम जब दूसरे सेल्स पढ़ते हैं तब उनके अंदर हम दूसरे भी भाई डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबोलाइट्स पाते हैं, जैसे कि हमारे सेल्स में नहीं होते बट ज़्यादातर प्लांट, फंगल और माइक्रोब्स की बॉडी में होते हैं. अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम, स्पाइसेस वगैरह वगैरह. और उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट. क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. While primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes, we do not know the moment understand the role or function of all the secondary metabolite. हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि हमें पता है अमीनो एसिड क्या बनाता है, शुगर्स क्या बनाती है, फिर फैटी एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, हमें ये सब कुछ पता है प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में. बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के हमें बारे में ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है. जैसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बहुत सारे नाम दिए गए हैं. फाइन. बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, अल्कलॉइड्स होते हैं, देन टर्पेनॉइड्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, लेक्टिन्स हैं, ड्रग्स हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं. ये सारी की सारी चीज़ें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आती हैं. फाइन. हमें उसका बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं पता है इन होस्ट ऑर्गेनिज्म. हाउएवर बहुत सारे ऐसे मेटाबोलाइट्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो ह्यूमन बींग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट है, पिगमेंट्स है, वगैरह वगैरह. सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. जैसे कि बहुत सारे ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, ये क्यों बनते हैं हमें नहीं पता. फाइन. एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या सेंट वगैरह जो है पॉलिनेशन के लिए बनता है, बट वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं. फाइन. जिनके बारे में हम हमारे जो आगे के चैप्टर हैं हम उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. तो वी हैव जस्ट गॉट सम क्विक व्यू ऑन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. फाइन. Moving ahead with a very important topic, again a very important one, that is enzymes. We shall be now talking about the topic that is enzymes. जब enzymes की आप बात करते हैं तो enzymes क्या होते हैं? तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ एकदम सीधी सी लैंग्वेज में, जब हम बात करते हैं किसी भी रिएक्शन की, तो रिएक्शन फास्ट करने के लिए जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि किसी भी रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट का रिएक्शन जल्दी से हो तो इसीलिए इसमें क्या डाला जाता है? तो उनमें डाला जाता है कैटलिस्ट. क्या डाला जाता है? कैटलिस्ट. जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाते हैं. फाइन. रिएक्टेंट्स को फास्ट रिएक्ट करवाने के लिए या फिर रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या डाला जाता है? कैटलिस्ट डाला जाता है. अब जब हमारे बॉडी भी एक एंटिटी है जिसमें कंटिन्यूस रिएक्शंस होती ही रहती हैं. फाइन. तो वो रिएक्शन कंटिन्यूस जो हमारे बॉडी में होती रहती हैं तो वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं. केमिकल रिएक्शंस विच इज occurring inside the living organism, तो उनको बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस. अब ये जो सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होती रहती है भाई, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? तो उस रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट ज़रूरी होते हैं. तो उन कैटलिस्ट को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलेंगे एंजाइम्स. उनको हम क्या बोलेंगे? एंजाइम्स बोलेंगे. एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट बट प्रेजेंट इन द लिविंग एंटिटी. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स. बहुत सिंपल है. फाइन. इट हैज़ द सेम रोल एट दैट ऑफ द कैटलिस्ट विच प्लेज इन द केमिकल रिएक्शन. फाइन.
बट जब हम एंजाइम की बात करेंगे तो एंजाइम बेसिकली होते क्या है, तो भाई वो ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो बनते हैं अमीनो एसिड से, तो बहुत सारे प्रोटीन हमने पढ़ा था कि प्रोटीन अलग अलग काम करते हैं। कोई हार्मोन बनाता है, कोई सेल मेम्ब्रेन बनाता है, कोई भाई हमें फीचर्स देता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, कोई एंजाइम की तरह काम करता है। तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट ऑल्सो बिहेव लाइक एंजाइम। बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड भी ऐसे हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, जैसे कि उनको बोलेंगे राइबोजाइम्स। क्या बोलेंगे? राइबोजाइम्स। ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइबोजाइम्स, ये एक नाम दिया गया है। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। जब भी आपको एंजाइम दिखाने हैं तो हम लाइन डायग्राम से उसको इंडिकेट करते हैं। फिर an enzyme like any protein has a primary structure, that is amino acid sequence of the protein. An enzyme like any protein has secondary and tertiary structure. enzyme एक protein है तो enzyme का भी primary, secondary, tertiary structure होता है। when you look at a tertiary structure, तो हमने tertiary structure की जो बात की थी वही चीज़ है। इस चीज़ को हम बाद में भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि enzyme कैसे काम करता है। तो जब हम उसके tertiary structure को देखते हैं तो वो एक क्रिस क्रॉस जैसा बनाती है। फाइन। तो ऐसे क्रिस क्रॉस जैसी जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है, तो उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर हम जब देखते हैं तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ऐसे कैसे ग्लिचेस होते हैं, ये बीच में जगह जैसा होता है ग्लिचेस, ये क्रिस क्रॉस बनाती है। फाइन। टर्शियरी स्ट्रक्चर में फाइन। तो उसमें पॉकेट जैसा बन जाता है और उस पॉकेट के अंदर फिर उस पॉकेट को हम बोलेंगे एक्टिव साइट। जब वो जो होती है तो वो क्रिस क्रॉस होती है सारी प्रोटीन, और जब क्रिस क्रॉस होती है तब साथ ही साथ वो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो उस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे एक्टिव साइट, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है। अब इस एक्टिव साइट में जो भी रिएक्टेंट होते हैं वो फिट हो जाते हैं और फिर रिएक्शंस होती हैं। फाइन। Thus enzymes through their active site catalyzes reaction in a high rate. एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है। एंजाइम के टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट। उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में कि भाई जो भी एंजाइम होता है उनकी एक एक्टिव साइट होती है। फाइन। उस एक्टिव साइट में वो फिट हो जाता है सबस्ट्रेट, जो भी सबस्ट्रेट होता है फिट हो जाता है, और यस इनटू विच द सबस्ट्रेट मतलब में जो भी रिएक्शंस करने वाला है उसमें फिट हो जाता है और रिएक्शन करता है। तो एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। जो एंजाइम्स होते हैं वो एक कैटलिस्ट है। एंजाइम क्या करते हैं? रिएक्शन को फास्ट करते हैं। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है आप मॉलिब्डेनम डालते हैं कई रिएक्शंस में तो वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हुआ, आप आयरन डालते हैं कई रिएक्शंस में तो वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हुआ। बट आप जब एंजाइम्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? तो वो होता है ऑर्गेनिक, मतलब में वो प्रोटीन है। फाइन। तो उनके बीच में बहुत डिफरेंस होता है। फाइन। जैसे कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करो, जैसे आपने कोई रिएक्शन करने के लिए दी गई है और उसमें आप कोई कैटलिस्ट डाल रहे हैं, समझ लो आयन, तो वो हो गया एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। अब ये जो आयन है वो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड नहीं हो जाएगा। फाइन। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में भी वो काम कर सकता है। हावेवर 40 डिग्री के अबव भी। हावेवर जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कुछ ऊपर वाले टेम्परेचर में ले जाओ आप, तो वो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। फाइन। वो काम नहीं कर पाएगा। फाइन। वो डिग्रेड हो जाएगा। तो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे अपने बॉडी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर एक्ट कर सकता है, बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दो या बहुत ज़्यादा नीचे कर दो तो वो एंजाइम फिर काम नहीं कर पाता। फाइन। तो फॉर एग्जाम्पल उसकी दूसरी भी दी गई है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब है, वो हॉट वेंट में रह रहा है 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसके अंदर जो एंजाइम है उसको निकाल के आप फिर हायर टेम्परेचर में रखेंगे तो वो कम कर पाएगा क्योंकि उसने ऐसी सिचुएशन में काम किया है। फाइन। सो थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम्स आइसोलेटेड फॉर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। तो वही चीज़ बताई गई है आपको। मेन क्या याद रखना है? एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं भाई। कोई कभी कभार वो न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। वो टर्शरी स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो एक्टिव साइट बनाते हैं, उधर सबस्ट्रेट फिट होता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। एंजाइम्स जब कैटलिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं तो उसे एंजाइम्स बोला जाता है और वे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें तो वो जो होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस में यूज़ किए जाते हैं और इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और
यस उसका जो टेम्परेचर एफिशिएंसी है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को सहन कर सकता है। बाकी जो एंजाइम्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। फाइन, वही चीज़ बताई गई है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भाई बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होता है वो एंजाइम के थ्रू कैसे होता है, कैसे एंजाइम काम करती है केमिकल रिएक्शंस में। फाइन, उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं वगैरह वगैरह। फाइन, so this is all for today. We shall be meeting in the next class and we shall be starting off with the topic chemical reactions. Thank you.